हाय फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये आपका डे टू प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आज का पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था सेक्शन 28, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 145 बी। आज हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे डीम्ड प्रॉफिट। तो पहले मैंने क्या किया था, एक बार मैं लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करा दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। सेक्शन 28 वाज फॉर द चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी को लेकर मैंने डील किया था कि क्या क्या चार्जेबल होगा अंडर पीजीबीपी में। और सेक्शन 29 था हाउ टू कंप्यूट, कैसे कंप्यूट करते हैं। और 145 बी ये था कि किस तरीके से रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे इन सर्टेन केसेस। तो आज का जो होगा, आज होगा डिम्ड प्रॉफिट। तो पहले मैंने बताया था कि कौन सा प्रॉफिट चार्जेबल होगा। आज मैं ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से डिम्ड प्रॉफिट हैं जो चार्जेबल होंगे। देखिए, डिम्ड प्रॉफिट सेक्शन 41 आज का जो टॉपिक है वो आपका सेक्शन 41। सेक्शन 41 के अंदर में बहुत सारे टॉपिक है। सेक्शन 41 रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, सेक्शन 41 सेक्शन 41 बैलेंसिंग चार्ज, सेक्शन 41 where any capital assets used in scientific research is sold without having used for the other purposes। मैं इसको डील करूंगा। आज का जो क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं, पहले मैं आपको वो बोल दे रहा हूं। फिर आपका हो गया सेक्शन 41 फॉर बैड डेब्ट रिकवरी, सेक्शन 41 फॉर ए अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व अकाउंट अंडर सेक्शन 36(1)(8), सेक्शन 41(5) लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आइए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास फ्रॉम द इनिशियल टॉपिक ऑफ सेक्शन 41(1). स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला आपका सेक्शन 41, सेक्शन 41(1) में क्या बोला गया, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। इस केस में क्या होता है, जब कभी भी आप खर्चा करते हो, किसी ईयर आपने खर्चा किया और यदि वो खर्चा मान लिया गया कि आपने खर्चा किया है और इन नियर फ्यूचर जब कभी भी वो खर्चा रिकवर होता है, कोई लॉस रिकवर होता है, कोई खर्चा रिकवर होता है या कोई लायबिलिटी यदि वेवर अप होता है, रिकवर होता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले आपने खर्चा दिखा दिया था तो इस साल आपको वो इनकम मानना पड़ेगा। वेयर एनी लॉस और एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज ए रिडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली एनी अमाउंट इज रिकवर्ड in respect of such loss or expenditure, then the amount so received shall be deemed to be income of the previous year under the head PGBP। वो PGBP के अंदर में वो आपका रिकवरी माना जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते क्या लिखा है इसमें। पहला देखिए सेक्शन 41(1) क्या बोला गया इसमें, एक मिनट रुकिए। हाँ, सेक्शन 41 क्या बोला गया, देखिए, रिमिशन और सेशन ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर। इसमें कौन सी बातें हो गई, इसमें तीन मेन बातें हो गई। पहला आपका हो गया एनी लॉस एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या हो गया बताओ तो, दूसरा हो गया ट्रेडिंग लायबिलिटी। यदि आप लॉस एक्सपेंडिचर को रिकवर करते हो या किसी भी ट्रेडिंग लायबिलिटी को सेशन करते हो, वेवर करते हो, तो उस केस में जो आप पहले यदि आप उसको खर्चा दिखाए थे तो इस साल जैसे आप उसको वेवर करोगे वो आपका इनकम माना जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या, आप उसको समझिए। पहले आपने खर्चा दिखाया था तो आपने टैक्स का बेनिफिट लिया था, तो इस साल जैसे आप उसको रिकवर होगा तो वो आपको डिम्ड प्रॉफिट माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके ऊपर 3 कोर्ट केस है, 3 अच्छे जजमेंट है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डील करता हूँ। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए, तो रिकवरी ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी by successor which was allowed to the predecessor shall be chargeable to tax in the hands of the successor। सक्सेशन कुड बी ड्यू टू एमलगमेशन और डिमर्जर और सक्सेशन ऑफ फर्म सक्सीडेड बाय अनदर फर्म और कंपनी। जब कभी भी ये जो सक्सेसर होता है यदि वो ट्रेडिंग लायबिलिटी को रिकवरी करता है या लॉस एक्सपेंडिचर को रिकवरी करता है तो उस केस में क्या होगा, जो रिकवरी कर रहा है उसके हैंड में टैक्सेबल होगा, सक्सेसर के हैंड में टैक्सेबल होगा। सक्सेशन कुड बी ड्यू टू एमलगमेशन, डिमर्जर, पार्टनरशिप से कंपनी बन गया, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बन गया, कुछ भी है, कोई भी नेचर का हो जिसके हैंड में रिकवरी होगा। पर्पस क्या है, आपने पहले एक्सपेंडिचर क्लेम किया था तो जैसे आप रिकवरी करोगे वो आपके इनकम में चार्जेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, एनी लायबिलिटी व्हिच इज यूनिलैटरली रिटर्न अप बाय द टैक्स पेयर, एनी लायबिलिटी from the books of account shall be deemed to be the remission or cession of such liability and shall be chargeable to tax।
समझ में आया। मान लो कुछ डेट ऐसे होते हैं जो टाइम बेयर्ड होते हैं, जो टाइम बेयर्ड होते हैं, एक टाइम के बाद वो अपने आप आपको नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेयर्ड बाय द टाइम बेयर्ड एक्ट। ये हो गया। दूसरा हो गया कि मान लो मैंने किसी से लोन लिया था, ट्रेडिंग लोन लिया था, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया था, और फिर जिससे लोन लिया था उससे एग्री हो गया कि चलो आपको पे करने की आवश्यकता नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपने लोन दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है, मतलब अब आपको पे करने की आवश्यकता नहीं। तो एसएससी ने क्या किया, जो उसको जो लोन लिया था उसको राइट अप कर देगा। तो जैसे ही राइट अप करेगा, ये राइट अप क्या होगा आपका, ये आपका रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी माना जाएगा, और ये सेक्शन 41(1) अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अपनी इच्छा से आप लोन देकर राइट अप नहीं कर सकते। आप यदि राइट अप करते हो, आप यदि कहीं से लोन लेते हो और फिर उसको नहीं पे करते हो, राइट अप कर देते हो, कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी सेटिंग हो, वो सारे के सारे 41(1) के अंदर में रिकवर हो जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट केस लो, देखिए आगे मैं इसको डील करता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका केस लो, देखिए केस लॉ देखिए क्या है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ थे। जो सबसे पहला केस लॉ थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए क्या था, सेक्शन 41(1) रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। कोई बात नहीं, उसी लोग देखिए क्या केस था। पहला केस था आपका जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड, जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, ये जो जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड है, ये जो एसएससी है, इसने क्या किया था, सेल्स टैक्स पे कर दिया था, सेल्स टैक्स पे कर दिया था। बट इसे पता था कि सेल्स टैक्स की लायबिलिटी इसके ऊपर आएगी नहीं, डिपार्टमेंट ने कहा था पे करने के लिए, और इसने पे कर दिया था। बाद में इसको रिकवर करने के लिए इसने, ताकि मेरी लायबिलिटी है नहीं, इसने फर्दर कोर्ट में चैलेंज किया, और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि हाँ ठीक है, जो एसएससी है वो करेक्ट है, उसकी लायबिलिटी है नहीं, डिपार्टमेंट इससे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। सो डिपार्टमेंट इसको जो पैसा लिया वो पैसा इसको रिफंड करे। डिपार्टमेंट ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिफंड, वो आगे सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। एओ ने क्या किया, एओ ने जिस साल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आपका जो ये ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये जो सेल्स टैक्स आपने पे किया था वो आपको पे नहीं करना चाहिए, माने वो आपका लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए आपकी रिफंड होगी। जिस साल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, एओ ने कहा कि ये आपका उस साल का इनकम हो गया, और 41(1) इन्वोक हो जाएगा, 41(1) इन्वोक हो जाएगा। ये क्या किया, बंदा कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं, द एससी हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिमिशन और सेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट इज फाइनली डिसाइडेड बाय दैट द एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द लायबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जब तक कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग, जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होता है, हु इज द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, इफ मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं होता है, तब तक एसएससी की लायबिलिटी नहीं आती है। क्लियर है। अभी देखिए पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको लेकर इस 2 केस ना एक दूसरे से बहुत रिलेवेंट है, ये 2 केस बहुत रिलेवेंट है, इसको लेकर आपके एग्जाम में सम आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। देखिए पॉलीफ्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था कि ये एक्साइज का केस था, एक्साइज इसने पे कर दिया था, इसको लगा कि एक्साइज नहीं पे करना चाहिए था, एक्साइज रिफंड के लिए ये फर्दर आगे कोर्ट में गया, और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा कि सही बोल रहे हो, आपको रिफंड होना चाहिए था, और हाई कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट को कहा कि आप एक्साइज रिफंड कर दीजिए। डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक्साइज रिफंड कर दिया, और रिफंड करने के बाद फिर वो स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया मैटर को लेकर। अब ये पॉलीफ्लेक्स का कहना है कि सिंस द मैटर इज नॉट फुल्ली डिसाइडेड एज डिसाइडेड इन द जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड, जो जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड में बोला गया था कि जब तक मैटर फुल्ली डिसाइड नहीं होता है, लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, सिंस द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए मेरे ऊपर ये लायबिलिटी नहीं आएगी, जिस दिन फैसला हो जाएगा मैं पे कर दूंगा। एओ ने कहा कि नहीं, आपको पैसा मिल गया तो आपको आपके ऊपर 41(1) एप्लीकेबल हो जाएगा। मैटर फिर गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 41(1) कम्स इनटू प्ले इन एनी ऑफ द 2 केसेस। इस दोनों में से कोई भी केस यदि होगा तो आपका 41(1) एप्लीकेबल हो जाएगा। पहला क्या केस था, पहला आपको बोला हैज ऑब्टेंड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर, और ऑब्टेंड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ रिमिशन और सेशन देयरऑफ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस दोनों में जो भी आपको होगा, पहला आपका होगा ऑब्टेन्ड एनी अमाउंट, जो कुछ भी पैसा आपको मिल रहा है, सिंस आपको पैसा मिल गया, ये आपके ऊपर ए एप्लीकेबल हो गया। बी में क्या बोला गया, ऑब्टेन्ड एनी बेनिफिट, बेनिफिट आपको नहीं मिला बिकॉज मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जब तक फाइनली डिसाइड नहीं होता है, जो जेके सिंथेटिक में बोला गया था, तो तब तक आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। वेरी गुड, तो बी वाले केस से जेके सिंथेटिक मैच करता है। लेकिन ए वाले पॉइंट में क्या कर दिया, यदि आपको पैसा मिल गया है तो आपके ऊपर, यदि आपको पैसा मिल गया है तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी, इसीलिए ये आपके ऊपर चार्जेबल हो जाएगा। समझ में आया। तो पॉलीफ्लेक्स में क्या कहा था, पॉलीफ्लेक्स में दो गाइडलाइन दिए। पहला गाइडलाइन दिए कि यदि पैसा आपको मिल गया, हैज ऑब्टेन्ड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर, उस लॉस और एक्सपेंडिचर के बिहाफ में आपको कुछ भी पैसा मिला है। और दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया ऑब्टेन्ड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ रिमिशन और सेशन देयर ऑफ, या फिर रिमिशन और सेशन के बिहाफ में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट वाला केस है, आप उसको जेके सिंथेटिक्स से आप उसको लिंक कर सकते हो कि बेनिफिट कब माना जाएगा, जब ये फाइनली डिसाइडेड होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट आपका एक केस और था, रोलर टेनर्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इस केस में क्या होता है, देखिए लोन दो तरह के होते हैं, एक आपका हो गया जो वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डे टू डे बिजनेस, तो ये आपका ट्रेडिंग लोन हो गया। तो मैंने किसी से वर्किंग कैपिटल लोन लिया, फिर अगला बंदा ने कहा कि चलो ठीक है, आपको लोन देने की आवश्यकता नहीं है, जो लिया सो लिया, जाने दो, बात तो ख़त्म करो। तो मैंने क्या किया, उस लोन को मैंने राइट ऑफ कर दिया, जो भी लोन मैंने लिया था उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। जैसे ही मैं राइट ऑफ करूंगा तो ये मेरा क्या माना जाएगा, ये मेरा रिमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी माना जाएगा। बट सपोज करो मैंने लोन लिया था फॉर एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट्स, मैंने कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए लोन लिया था और मैं उसको राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो वो तो ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं हुई, तो उसमें क्या 41(1) क्या एप्लीकेबल होगा, उसमें क्या 41(1) क्या एप्लीकेबल होगा। उस केस में हाई कोर्ट ने कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, देखिए जब यहाँ पर लिखा था दिल्ली, मतलब ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने यदि इफ वेवर ऑफ टर्म लोन टेकन फॉर द एक्वायरिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, उस केस में क्या होगा, जो कैपिटल एसेट्स का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उससे जो आप लोन वेवर किए हो वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा था, देखिए क्या कहा था, हाउ एवर वेवर ऑफ टर्म लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स should be reduced from actual cost of the assets as per judgment of the Steel Authority of India Limited, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझ गए। तो मैंने यदि ट्रेडिंग लोन लिया था और यदि वो मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ तो वो मेरा 41(1) इन्वोक हो जाएगा। मैंने यदि लोन लिया था फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स तो मेरा वो कैपिटल एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। एक क्वेश्चन आपसे, मैंने पर्सनल लोन लिया था, मैंने अपने एक फ्रेंड से पर्सनल लोन लिया था, बाद में फ्रेंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं मुकेश, तुमको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कहाँ पर एंट्री शो करेगा, ये किस में चार्जेबल होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वीडियो के अंत में बोलूँगा कि ये कहाँ चार्जेबल होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इज द बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग सुने होंगे कि जो पावर जनरेटिंग यूनिट होते हैं, जो भी पावर जनरेटिंग यूनिट होता है उसका जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज होता है। वो चाहे तो दो WDA मेथड में चार्ज कर सकता है, लेकिन ये जो 41(2) एप्लीकेबल बैलेंसिंग चार्ज उसी के लिए होगा जो पावर जनरेटिंग यूनिट स्ट्रेट लाइन मेथड पर चार्ज करते हैं। एक बार उसको मैं देखता हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है। सेक्शन 41(2) डिप्रिसिएबल एसेट्स इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड। ये कब एप्लीकेबल होता है बताना, तो जो डिप्रिसिएबल एसेट्स है किस चीज के, पावर जनरेटिंग यूनिट के, तो कब एप्लीकेबल होगा, जब पावर जनरेटिंग यूनिट डिप्रिसिएशन चार्ज करता है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्रिसिएबल एसेट्स इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड, द अमाउंट बाय व्हिच सेल कंसीडरेशन, अब कौन से देखिएगा, अमाउंट बाय व्हिच सेल कंसीडरेशन and or insurance compensation together with scrap value exceeds its WDV। क्या होगा बताइएगा, सेल कंसिडरेशन और स्क्रैप वैल्यू, या सेल कंसिडरेशन या इंश्योरेंस और स्क्रैप वैल्यू दोनों जो WDV से अधिक होगा वो आपका बैलेंसिंग चार्जेबल में एप्लीकेबल हो, वो जो होगा वो बैलेंसिंग चार्ज होगा और डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा। फिर से बोलता हूँ, देखिए आपको यदि इसी लाइन में समझना पड़ेगा, ये मैक्सिमम सीए इंटर के बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, इसको आप गौर से देखिएगा, एक दो बार इसके ऊपर MCQ भी आया हुआ है।
डिप्रिसिएबल एसेट्स इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेबल कब होगा, जब पावर जनरेटिंग यूनिट एसएलएम में डिप्रेशन चार्ज करेगा। इज सोल्ड, डिस्कार्टेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड, द अमाउंट बाय व्हिच सेल कंसीडरेशन और इंश्योरेंस कंपेंसेशन टुगेदर विद स्क्रैप वैल्यू एग्जीड्स इट्स डब्ल्यूडीवी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। जब डब्ल्यूडीवी से एग्जिस्ट होता है, डब्ल्यूडीवी मतलब क्या होगा, सपोज करो 1 लाख रुपीज का मेरा एसेट्स है और डिप्रिसिएशन से फॉर एग्जांपल 10%, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो क्या हो गया 1 लाख का 10% 90,000 रुपीज, फिर नेक्स्ट ईयर 10% क्या होगा 10,000 रुपीज, जो एक स्टेट लाइन है तो 80,000 रुपीज होगा। अब उस 80 को मैंने यदि बेचूंगा 1.5 लाख रुपए में, तो बाकी जो एक्सेस होगा 80 से जो एक्सेस होगा वो मेरा बैलेंसिंग चार्ज होगा, वो मेरा बैलेंसिंग चार्ज होगा। देखिए इसमें थ्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला क्या बताइए, तो पहला आपका हो गया टर्मिनल डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल व्हेन सेल प्राइस इज लेस देन डब्ल्यूडीवी। ये एप्लीकेबल कब होगा, जब सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी से लेस है। तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस में डब्ल्यूडीवी, सेल प्राइस माइनस में डब्ल्यूडीवी। बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूडीवी एंड एक्चुअल कॉस्ट। और कैपिटल गेन क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। समझ नहीं आया, एक एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ, एग्जांपल दिया हुआ ए पावर जनरेटिंग यूनिट परचेस्ड अ मशीनरी ऑफ ₹10 लाख on 1/1/20 on which depreciation rate is 7.84% on SLM basis. The machinery is sold on 31/12/2020 फॉर रुपीज केस 1 में क्या हो गया 5 लाख रुपए में बेच दिया, केस 2 में 9,60,000, केस 3 में 9,80,000 और केस 4 में 12 लाख रुपीज। अब सबसे पहले ये देखो कि कितना रुपया डिप्रिसिएशन होगा। इसने बाई कब किया था, 1/1/20 को बाई किया था, ठीक है, और कब इसने सेल किया है, 31/12/20 को इसने सेल किया है। तो डिप्रिसिएशन कितने साल का होगा, 19-20 का होगा, जस्ट 1 ईयर का होगा, क्योंकि जिस साल सेल करते हैं उस साल डिप्रिसिएशन हम लोग नहीं निकालते हैं। देखिए क्या होगा, नाउ डिप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी, कितना होगा बताना, 10 लाख रुपीज का 7.84%, 180 डेज से कम यूज हुआ है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ डिप्रिसिएशन लेंगे। ये जब आगे जब डिप्रिसिएशन में जाऊंगे तब आपको समझ में आएगा। जो लोग बिकम क्वालिफाइड है ये इंटर उनको ये पहले से पता है, और फाइनल वाले को तो कोई बात ही नहीं। तो बताओ डिप्रेशन कितना होगा, 1 लाख इंटू 7.84% डिवाइड बाई 2, टोटल 39,200, ये आपका डिप्रेशन हो गया। तो डब्ल्यूडीवी क्या हो गया, डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/4/20 कितना हो गया बताना, डब्ल्यूडीवी एज ऑन इज 9,60,800, ये आपका डब्ल्यूडीवी हो गया। ठीक है, अब देखो कितना मैंने सेल किया है, 5 लाख के मैंने सेल किया, तो मेरा डब्ल्यूडीवी कितना है 9,60,800 है, और मैंने सेल कितना में किया 5 लाख में किया, मतलब इतना जो डिफरेंस हो गया उतना डिप्रिसिएशन और चार्ज होना चाहिए था। इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 लाख रुपए का ही है, आपका डब्ल्यूडीवी कितना बोल रहा है 9,60,800। इसका मतलब हुआ जो टर्मिनल डिप्रिसिएशन कितना होगा, टर्मिनल डिप्रिसिएशन होगा डब्ल्यूडीवी माइनस में सेल प्राइस, डब्ल्यूटीवी माइनस में सेल प्राइस, तो बताओ कितना होगा 960 माइनस में 5 लाख 4 लाख 60,800। इज इट क्लियर। सेकंड देखिएगा, यदि मैं 968 में यदि मैं सेल करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, जो प्राइस था दाम के दाम में मैंने उसको बेच दिया, डब्ल्यूडीवी में कोई भी मेरा डिफरेंस था नहीं। यदि मैं इसको 9,80,000 में यदि मैं आपको सेल करता हूँ तब बताना आपका डब्ल्यूडीवी कितना था 960,800, आपने कितना में सेल किया 980 में सेल किया, तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन में कोई बात ही नहीं होता है, तब तो डिप्रिसिएशन हुआ नहीं, उल्टा क्या हो गया एप्रिसिएशन हो गया। तो ये क्या होगा, ये जो डिफरेंस होगा ये बैलेंसिंग चार्ज के अंदर में आएगा, डब्ल्यूडीवी से जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो बैलेंसिंग चार्ज के अंदर में आ जाएगा। देखिएगा कितना रुपये एक्स्ट्रा होगा बताइएगा, तो कितना में मैंने सेल किया 980 मैंने सेल किया, तो क्या होगा 980 माइनस में 960,800, 19,200 मेरा क्या हो गया बैलेंसिंग चार्ज हो गया। समझ में आया, 19,200 इज माई बैलेंसिंग चार्ज। नेक्स्ट केस क्या बोला गया, केस 4 क्या बोला है 12 लाख रुपीज। इसके अंदर में क्या हो गया, मैंने 12 लाख के मैंने सेल किया था, मेरा प्राइस कितना है, मेरा प्राइस है मेरा डब्ल्यूडीवी कितना 9,60,800 और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, माई कॉस्ट प्राइस वाज ₹10 लाख। तो ये जो टर्मिनल ये जो बैलेंसिंग चार्ज होगा वो कितना होगा 10 लाख माइनस में 9,60,800, टोटल बैलेंसिंग चार्ज विल बी 39,200। ठीक है बाबू,
और कैपिटल गेन कितना होगा, कैपिटल गेन होगा एक्सेस टू एक्चुअल कॉस्ट से जितना अधिक है वो मैं कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन कितना का बताना, कैपिटल गेन आपका होगा 12 लाख रुपीज मैंने सेल किया था, माई कॉस्ट वाज ₹10 लाख, तो 12 से 10 कितना होगा आपका 2 लाख रुपीज मेरा होगा यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट, 2 लाख रुपीज मेरा होगा यहाँ पर सॉरी कैपिटल गेन, 2 लाख मेरा यहाँ पर होगा कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही जो इंटर लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही नया कंसेप्ट है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉर्मली टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या होता है, WDV से जो सेल प्राइस कम है वो आपका टर्मिनल डिप्रिसिएशन होगा। बताइए टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या होगा, टर्मिनल डिप्रिसिएशन आपका होगा WDV माइनस में सेल प्राइस, माइनस में सेल प्राइस, माइनस में सेल प्राइस। देखना WDV कितना है यहाँ पर, WDV आपका यहाँ पर है 9,60,000, सेल प्राइस कितना है 5 लाख, तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या हो गया WDV माइनस में सेल प्राइस, WDV माइनस में सेल प्राइस। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे पूछूं जो बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, तो बैलेंसिंग चार्ज मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग चार्ज आपका होता है एक्चुअल कॉस्ट माइनस WDV, समझ गए, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में WDV। अभी देखो एक्चुअल कॉस्ट कितना था इसका 10 लाख रुपीज है, और किस्ते में कितना था 980 में इसने किया है। हाँ ठीक है, माने एक्चुअल कॉस्ट माइनस में WDV वो आपका आता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या, एक्चुअल कॉस्ट स्लैश कर दो इसको यहाँ पर कर दो सेलिंग प्राइस। अभी देखो कितना में आपने सेल किया था, आपने 980 में आपने सेल किया था, और कितना आपका WDV था 96800 था, तो क्या होगा 980 माइनस में 96800, 19,200 इज योर बैलेंसिंग चार्ज। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बैलेंसिंग चार्ज, और ये आपका क्या हो गया बैलेंसिंग चार्ज। और कैपिटल गेन क्या होगा, कैपिटल गेन होगा आपका सेल प्राइस माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, ये आपका होगा कैपिटल गेन, ये आपका होगा कैपिटल गेन। क्लियर है सबको। तो देखो सेल प्राइस कितना था 12 लाख रुपया, और एक्चुअल प्राइस कितना 10 लाख रुपीज, कैपिटल गेन मेरा हो गया 2 लाख रुपया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आज की वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट 41.3, 41.4 एंड 41.4 एंड 41.5 इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। Next video I will come with section 41.3, 4 and 5. Today I will deal with only section 41 subsection 1 and 2, 41.1 and 41.2. 41.1 is for the remission of trading liability and recovery of loss and expenditure, and 41.2 is the balancing charge. I have done this through example and case law. I have also given. Please write in your comment section how do you like the video, and what are the relevant topic on which should I make the video. Thank you for today. Thank you everyone.